देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहा गया है, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है 36 की पावर 1/6। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, 36 की पावर 1/6 का मतलब 36 को आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिख सकते हो, 6 की पावर 2 लिख सकते हो ना, 6 की पावर 2 होता है 36। और अब ये दोनों पावर क्या हो जाती है बच्चों, मल्टीप्लाई, यानी कि 2 इंटू 1/6। तो ये कितनी आ गई, 6 की पावर 1/3। और 6 की पावर 1/3 को लिखने का क्या तरीका होता है, 6 लिख के और यहाँ पे क्या लिख दो, 3 लिख दो, है ना। तो इसका आंसर ये आ गया। लेकिन मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाने के लिए 3 एग्जाम्पल और देता हूँ। देखो ध्यान से, मैंने ये 3 क्वेश्चन लिखे हैं, आपको सोल्व करना सिखाता हूँ। 216 आप सबको पता है 6 का क्यूब होता है, तो इसको क्या लिख दो आप, 6 की पावर 3। और ये 1/6 है ना, तो 6 की पावर क्या हो जाएगी, 3 इंटू 1/6। तो ये क्या आ गई, 6 की पावर 1/2। और 6 की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, √6। ये इस क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन सोल्व करो। 125 की पावर 1/12। 125 बच्चों क्या होता है, 5 की पावर 4, 5 की पावर 3 होता है ना। 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 125 आता है ना ये। अब इन पावर को क्या कर दो, मल्टीप्लाई, 3 इंटू 1/12 यानी कि क्या आ गई, 5 की पावर 1/4। और चाहे इतना छोड़ दो या फिर 5 लिख के और इसका ऑर्डर यहाँ पे कितना लिख दो, 4। ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक और, आपको 243 की पावर 1/30। 243 आप सबको पता होना चाहिए बच्चों क्या होता है, 3 की पावर 5 होता है। 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 243 आता है। तो इसको लिख दो 3 की पावर 5। और इसके पूरे की पावर कितनी दे रखी है, 1/30। तो ये दोनों पावर आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो आंसर कितना आ गया, 3 की पावर 1/6। चाहे इतना छोड़ दो या 3 लिख के और इसका ऑर्डर कितना लिख दो बच्चों यहाँ पे 6। तो ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। आई थिंक अब आप ये 31st क्वेश्चन आसानी से समझ गए होंगे कि एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है इसमें अपने से। अब ये क्वेश्चन, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको पावर रूल का पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कभी भी पावर नेगेटिव हो तो बच्चों आपको क्या बनाया करो, इसको पॉजिटिव। पावर को पॉजिटिव बनाने का एक ही तरीका है, जो ये बेस है ना इसका रेसिप्रोकल कर दो। 8/25 का क्या कर दो, 125/8। और पावर जो नेगेटिव है ना वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। बस इतना हो गया। अब आपको क्या करना होता है, देखो डिनोमिनेटर वाला नंबर देखा करो, ये कितना नंबर है, 3। तो आप इस 125 के कम से कम 3 फैक्टर बनाओ। ऐसे ही इस 8 के कम से कम 3 फैक्टर बनाओ। कम से कम का मतलब मेरा है कि 3, या 3 की टेबल में क्या क्या आता है, 6, 9, 12, उतने फैक्टर बनने चाहिए, ठीक है। 125 आपको सबको पता है 5 की पावर 3 होता है, और 8 आप सबको पता है कितना होता है बच्चों, 2 की पावर 3। तो इसको मैं 5/2 की होल पावर 3 लिख दूँ क्या। 125/8 क्या होता है, 5/2 का क्यूब होता है ना। और इसकी पूरे की पावर कितनी है, 4/3। अब इन पावर को आपस में जब आप मल्टीप्लाई करोगे, 5/2 की पावर 3 इंटू 4/3 करोगे तो ये 3 से 3 कैंसिल। तो कुल मिला के अपना आंसर आ गया 5/2 की पावर 4। और अब अलग अलग कर दो, 5 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4। 5 की पावर 4 कितना होता है बच्चों, 625। और 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। तो आंसर कितना आ गया अपना, 625/16 आ गया। ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको अरेंज करना है इन सारी वैल्यूज को डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, यानी कि कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है, आपको ये अरेंज करना है। तो मैंने क्या बताया हो आपको, आप इन सारी की सारी शर्त्स के ऑर्डर को सेम बना लो। जैसे इसका ऑर्डर कितना है 3, इसका ऑर्डर कितना है बच्चों 2, इसका 6 और इसका 4, इन सबको सेम बना लो। यानी कि 3, 2, 6 और 4, इनका बच्चों क्या ले लो आप, एल्शियम ले लो, ठीक है। एल्शियम लेना इनका, तो एल्शियम कितना आएगा, मैं निकाल के नहीं दिखा रहा, एल्शियम डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। आप सबको पता है कि 12 इन सब की टेबल में आता है, और वो सबसे छोटे से छोटा नंबर है जो इन सब से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। यही एल्शियम कहलाता है। तो आप क्या करोगे, देखो ये नंबर जो लिखे हुए हैं ना, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, 4 की पावर 1/3 लिखा हुआ है, 2 की पावर 1/2 लिखा हुआ है, 3 की पावर 1/6 लिखा हुआ है, और 5 की पावर 1/4 लिखा हुआ है। ये लिखे हुए ना। अब मैंने क्या बताया आपको, ऑर्डर सेम बनाओ, यानी कि इसकी जो पावर है ना वो 1/3 नहीं, कितनी चाहिए मेरे को, 1/12। तो आप ये बताओ, अगर मैंने 4 की पावर 1/3 को 1/12 लिख दिया, तो मैंने इस पावर को किससे डिवाइड किया है, कि 1/3 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तभी तो बच्चों 1/12 आएगा ना। ठीक है, तो पावर अगर आपने 4 से डिवाइड की है तो बेस को यहाँ पे इसकी पावर कितनी करनी पड़ेगी बताओ, 4 करनी पड़ेगी। तभी तो ये 1/12 और 4 मल्टीप्लाई होकर 1/3 बनेगा ना। आप समझ गए मेरी ये बात। अब नेक्स्ट वाला, 2 की पावर मेरे को बनानी है कितनी, 1/12 है, 1/2। तो किससे डिवाइड किया आपने, 6 से। तो 6 पावर यहाँ पे रेज करनी पड़ेगी, क्योंकि 6 इंटू 1/12 करोगे बच्चों तभी तो 1/2 आएगा ना। ऐसे ही ये 3 की पावर 1/12 की 6 की जगह क्या लिखो, 1/12। तो यहाँ कितना लिख दूँ, 2। आप समझ गए। 12 को किससे डिवाइड करो कि 6 आ जाए, 2 से। ऐसे ही बच्चों 5 और इसकी पूरे की पावर कितनी लिख दो, 1/12। 12 को 4 से डिवाइड करके यहाँ कितना लिख दिया करो, 3। बस अब क्वेश्चन सोल्व हो गया। देखो 4 की पावर 4 कितना होता है, 256 होता है। इसकी पावर 1/12 ये होता है 64। इसकी पावर 1/12, पावर सबकी क्या बना लो, सेम बना लो, ठीक है। क्योंकि पावर अगर सेम बन जाएगी तो बस
बेस जो सबसे बड़ा होगा वो नंबर सबसे बड़ा होगा, और बेस जिसका छोटा होगा वो सबसे छोटा हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब बोलो, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर पे लिख रहा है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर छोटे होते जाएंगे। सबसे बड़ा कौन है? बोलो 256 है, तो ये फर्स्ट नंबर पे आएगा। सेकंड नंबर पे कौन है बच्चों? ये, तो ये सेकंड पे आ जाएगा। थर्ड पे ये 64 है, थर्ड पे आ जाएगा। और सबसे छोटा कौन है? 9, तो ये फोर्थ पे आ जाएगा। ऑर्डर फिक्स कर दो, देखो ऑर्डर इनका फिक्स कर दो। ये आएगा फर्स्ट पे, सेकंड पे कौन आएगा? सबसे लास्ट, थर्ड पे कौन आएगा बच्चों? ये, और फोर्थ पे कौन आएगा? ये। ठीक है, अब आप ऑप्शन के अंदर देख लो। अच्छा, जल्दी जल्दी कैसे चेक करोगे? ये 4, ये 2, ये 3, 5, 4 2 3 5 का ऑर्डर क्या होना चाहिए? बोलो, पहले 4 आना चाहिए, फिर दूसरे नंबर पे 5, फिर तीसरे नंबर पे 2, और फिर 3। 4 5 2 3 देख लो, 4 5 2 3, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना? बाकी देख लो, कहीं पे भी स्टार्टिंग के अंदर 4 है ही नहीं, तो मेरे को सिर्फ पहले नंबर से ही पता लग जाता कि ऑप्शन नंबर ए क्या है अपना, करेक्ट है। बाकी 3 देखने की जरूरत ही नहीं है। अब ये क्वेश्चन देखो, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। √15 की आपको वैल्यू दे रखी है और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो अपना आंसर क्या आएगा? बोलो, √5/√3। इसको मैं क्या कर देता हूँ? रैशनलाइज कर देता हूँ। रैशनलाइजेशन करने से √5 इंटू √3 कितना होता है? √15, और √3 इंटू √3 कितना होता है बच्चों? 3। और √15 की वैल्यू दे रखी है अपने को कितनी? 3.88/3। अब 3.88 को 3 से डिवाइड करना, मैं कहता हूँ आप 388 को कर दो एक बार। ठीक है, 388 को 3 से डिवाइड करके देखो। 3 1 जा 3, फिर 8 3 2 जा 6, फिर कितना आएगा बच्चों? 3 9 जा 3 9 जा अपना कितना आ जाएगा? 27, फिर 1 रिमाइंडर, फिर कितना आएगा? देखो 3 3 जा 9, फिर बार बार देखो 1 बचेगा ना, बार बार बच्चों क्या बचेगा? 1 बचेगा। इस तरह से ये 3 क्या होगा? रिपीट होगा। अच्छा, अभी हमने तो 388 को किया डिवाइड, बट करना किसको था? 3.88 को। तो मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये कहाँ चला जाएगा बताओ? 388 को 3 से डिवाइड करोगे तो ये 129 नहीं 1.29 हो जाएगा ना। और ये 3 बच्चों क्या आएगा? बार बार आएगा। तो इसका मतलब इस 3 के ऊपर क्या लगा दो? बार लगा दो। तो इसका आंसर कितना आएगा? 1.29, और 3 के ऊपर क्या लगा दो? बार। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए करेक्ट हो गया। अब ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। मैं आपको पहले इस क्वेश्चन का बेसिक मेथड बताता हूँ, फिर आपको मैं इसका शॉर्टकट बता दूंगा। ठीक है, ये आपको ना ऐड करना है, यानी कि रूट के अंदर 2, फिर रूट के अंदर 2, फिर रूट के अंदर 2, और ये कितनी बार है बच्चों? इनफाइनाइट टाइम्स। मतलब कि ये कभी भी खत्म नहीं होगा, ऐसे ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ, और लास्ट में इसका आंसर बता दो। तो आप क्या किया करो, इस एक्सप्रेशन को क्या मान लो बच्चों? एक्स मान लो। ठीक है, एक बार क्या मान लो? इसको एक्स मान लो, क्योंकि आपको सोल्व करना है इसको। तो मैं कहता हूँ ये एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी है? एक्स है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, ये कितनी बार लिखा हुआ है बताओ? इनफाइनाइट टाइम्स। ये इनफाइनाइट टाइम्स लिखा हुआ है, मतलब कि चाहे ये 4 बार लिख दो यहाँ पे, चाहे 10 बार लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना कि एक नंबर को इनफाइनाइट टाइम लिखा गया है, तो बच्चों आप क्या करो, इस 2 और इस प्लस के साइन को छुपा लो। मतलब मैं कहता हूँ, जो मैं रेड पेन के बॉक्स के अंदर ये वैल्यू बंद कर रहा हूँ, आप बस मुझे ये बता देना, ये जो रेड बॉक्स के अंदर वैल्यू बंद है ना, ये जो एक्सप्रेशन बंद है, क्या ये वाली एक्सप्रेशन और जो क्वेश्चन में ये पूरी एक्सप्रेशन दे रखी है, ये दोनों सेम है क्या? आप बस ये बता दो, ये दोनों सेम है क्या? एक बच्चा कहेगा ना ये सेम नहीं है, क्योंकि हमने इसमें से एक √2 निकाल लिया। बच्चों, जब इनफाइनाइट टाइम इनकी एडिशन हो रही है, तो उसमें से अगर एक नंबर निकाल लोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनफाइनाइट का मतलब क्या है? काउंटिंग तो है ही नहीं ना पॉसिबल। मैं अगर ये कहूँ कि 2 को 100 टाइम्स ऐड करो, है ना, और फिर एक बच्चा अगर एक 2 को अलग कर दे, फिर हम ये नहीं कह सकते कि इनका आंसर सेम आएगा, नहीं, क्योंकि अब ये 2 कितनी बार हो गए? 99 टाइम्स हो गए, एक कम हो गया। बट इनफाइनेटली मैनी टाइम्स में से अगर आप एक नंबर निकाल लोगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए आप मेरी बात? तो ये पूरी वैल्यू, ये वाला रेड बॉक्स और ये वाला रेड बॉक्स क्या है? इक्वल। और इस रेड बॉक्स की वैल्यू क्या थी बताओ? एक्स। तो इस रेड बॉक्स की वैल्यू भी क्या है? बोलो, एक्स है क्या? तो यानी कि अल्टीमेटली मेरा आंसर क्या आ गया? एक्स इक्वल टू 2 प्लस, और ये क्या है? एक्स। अब दोनों तरफ क्या कर दो बच्चों? स्क्वेयरिंग कर दो। दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। देखो, एक्स का स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। एक तरफ लेके आओ, पूरी इक्वेशन बन जाएगी ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको फैक्टर बनाने आते ही हैं। फैक्टर क्या बनेंगे इसके? माइनस के 2x और प्लस के x। x कॉमन ले लो, क्या बन गया बच्चों? x-2 प्लस 1 कॉमन लो, x-2। तो x-2 और x+1 इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आ गई, एक कितनी बच्चों? 2, और एक कितनी? -1। बट ऐसे क्वेश्चन की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। आप ये बताओ, इसकी वैल्यू नेगेटिव कैसे हो जाएगी? तो सब कुछ क्या है? पॉजिटिव है ना। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो बच्चों पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। समझ गए आप मेरी बात? ये इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। बट एग्जाम के अंदर आपको ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब मैंने आपको समझाने के लिए किया है। अब देखो एग्जाम के अंदर इसका मेथड क्या है, और मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ये एग्जाम मेथड, कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा ना, आप सारे क्वेश्चन
इस मेथड से कर पाओगे, शॉर्टकट आप ये मान लो, ठीक है। जैसे मैं इस 2 की जगह एक नंबर लिखता हूँ 12, और आप चाहे बेसिक मेथड से करके देख लेना, जो मैंने पीछे लगाया है बेसिक मेथड, उससे भी इस क्वेश्चन का आंसर सेम आएगा, जो मैं आपको शॉर्टकट से निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है। इस 12 को, मेरी बात ध्यान से सुनना, इस 12 को दो ऐसे नंबर की प्रोडक्ट के रूप में लिखो जिनका डिफरेंस 1 हो। जैसे एक बच्चे ने कह दिया 12 को लिख दो सर 2 × 6, लेकिन बताओ क्या 2 और 6 का जो गैप है ना वो 1 है क्या? गैप 1 नहीं है ना, तो मतलब नहीं लिखना। फिर एक बच्चे ने कहा कि सर 12 को आप लिख दो क्या 4 × 3 लिख दो। अब बताओ इन 4 और 3 का गैप कितना है? 1 है ना, यानी कि 4 और 3 में कितने का डिफरेंस है? 1 का। तो 1 का गैप अगर है ना तो बच्चों इसको लिख दो, यानी कि 12 को दो ऐसे नंबर की मल्टीप्लाई करके लिख दो जिन दोनों नंबर में गैप कितने का हो? 1। सिर्फ गैप कितने का होना चाहिए? 1। अब एक बच्चा कहेगा सर 12 को 1 × 12 लिख दो। मैं कहता हूँ लिख तो दो, बट क्या इन दोनों में गैप 1 का है क्या? एक बच्चे का नंबर 1 आया टेस्ट में, एक के 12, तो गैप तो 11 का हो गया ना, गैप 1 नहीं है ना। तो आपको कौन सा नंबर लिखना है जिनमें गैप कितना हो बच्चों? 1 का हो। समझ गए आप मेरी बात? शॉर्टकट समझा रहा हूँ। तो आप 12 को क्या लिखोगे रफ में? 4 × 3 लिख दिया आपने, 4 × 3। अब यहाँ पे दो तरह के साइन आएंगे, या तो प्लस का साइन आएगा बच्चों, या क्या आएगा? माइनस का साइन। अगर प्लस का साइन आ गया तो बच्चों इन 4 और 3 में से बड़ा नंबर कौन है? ये क्या नंबर है बच्चों? लार्जर नंबर। और ये लार्जर नंबर है, और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 4 होगा, ठीक है। अगर प्लस का साइन आए तो आंसर क्या होगा? बड़े वाला नंबर। और अगर माइनस का साइन आए तो आंसर क्या होगा? छोटे वाला नंबर। ऐसे अगर ये आ जाता क्वेश्चन, अगर बच्चों ये होता इनफाइनाइट टाइम्स कि इसका आंसर क्या होगा, तो आप मेरे को बताओगे इसका आंसर क्या होगा? 12 को क्या लिख दो? 4 × 3। अब माइनस का साइन है तो 3 छोटा है ना, जो छोटा नंबर होगा ना बच्चों इन दोनों में से, और वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 3। बस आप मेरी बात ध्यान से सुन लो, मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल और कराता हूँ। जैसे आपको मैं कहता हूँ 72 है, 72 के ऊपर रूट लगा के और ऐसे चलने दो इसको, प्लस का साइन है और ये इनफाइनाइट टाइम्स तक चलेगा, ठीक है। अब आप बताओ 72 को क्या लिख सकते हो आप? 9 × 8, 9 × 8 = 72 होता है, और इन दोनों का गैप कितना है बोलो? 1। गैप बच्चों 1 होना चाहिए, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनो। तो बताओ अगर साइन प्लस का है तो आंसर क्या आएगा? बड़े वाला नंबर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 9। और अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता, आप एक ही क्वेश्चन को लेके दोनों साइन लेके देखो, प्लस का भी और माइनस का भी, ठीक है। ये हो गया इनफाइनाइट टाइम। तो 72 को आप सबको पता है, आप लिख सकते हो 9 × 8। अगर साइन माइनस का है तो बच्चों आंसर क्या आता है? छोटे वाला नंबर आता है। आप समझ गए? अब मैं एक क्वेश्चन आपको और देता हूँ, देखो ध्यान से। इसको मैं लिखता हूँ 132 प्लस 132 प्लस 132, और ये स्क्वायर रूट के सिंबल और इनफाइनाइट टाइम्स तक। तो क्या आएगा? अब कोई बच्चा ये नहीं सोच पा रहा फटाफट से कि 132 किन दो नंबर की मल्टीप्लाई होती है, और उन दोनों नंबर में एक का गैप भी होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, आप ऐसे मत सोचो, हर बार ऐसे नहीं सोच पाओगे, ठीक है। इसके फैक्टर बनाओ, 2 से डिवाइड करो, फिर 2 से डिवाइड करो, फिर 3 से डिवाइड करो, ठीक है। फिर तो आगे हो ही नहीं रहा। तो 132 को आपने क्या लिख दिया? 2 × 2 × 3 × 11। बोलो ये सब तो आपको पता है ना। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि इन चार नंबर को, ये कितने फैक्टर है? 1 2 3 4, इनको ना दो फैक्टर लिखो, यानी कि दो नंबर के रूप में लिखो, बट उन दोनों में गैप एक का होना चाहिए। आप मेरे को बताओ 2 × 2 × 3 कितना होता है? 12 होता है ना। तो मैं इसको 12 लिख दूं क्या? क्यों लिखा मैंने? क्योंकि 12 और 11 में कितने का गैप है बच्चों? एक का गैप है। तो आंसर मेरा क्या आएगा इस क्वेश्चन का? बोलो 12 आ गया। क्यों? क्योंकि प्लस का साइन है, तो मैंने प्लस के साइन में क्या बोला था? बड़े वाला नंबर अपना क्या होगा? आंसर होगा। अब आप समझ गए? अगर आपको डायरेक्ट ना पता लगे ना कि एक का गैप कब होगा, तो आप इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन करके और वो गैप पता कर सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन आप मेरे को सोल्व करके दिखाओ। √156, ये यानी कि मैं नंबर दे रहा हूँ 156 और साइन क्या लगा रहा हूँ? माइनस का। बस आपको ये पता करना है कि 156 किन दो नंबर की मल्टीप्लाई के इक्वल होता है, और उन दोनों नंबर में गैप कितने का होना चाहिए? एक का। नहीं पता तो कोई बात नहीं, ऐसे कर लो, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। 2 से डिवाइड करो, फिर 2 से डिवाइड करो, फिर 3 से डिवाइड करो। बोलो ये आ गया। आगे डिवाइड नहीं होता क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है। 2 × 2 × 3 × 13। अब ये चार जो फैक्टर है ना, इसको मेरे को दो बनाना है। आप ये बताओ क्या इन तीनों नंबर की प्रोडक्ट 12 होती है क्या? बिल्कुल होती है। तो 12 × 13, तो मुझे पता लग जाएगा इस तरीके से करके। तो बोलो इस क्वेश्चन का आंसर 12 आएगा क्या? 12 क्यों लिखा मैंने, 13 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि साइन क्या है बच्चों? माइनस का। अगर यही साइन माइनस की जगह प्लस होता तो आंसर में क्या लिखता? 13 लिखता, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो अब मैंने आपको ये बता दिया कि अगर आपको ये ना पता लगे कि किन दो नंबर की मल्टीप्लाई करें कि प्रोडक्ट तो 156 आए, बट उन दोनों का डिफरेंस भी क्या होना चाहिए? 1। तो आप इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन बना के और इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब आप क्वेश्चन पे आ जाओ। इस पे
तो बोलो 2 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 1, क्योंकि 2 इंटू 1 1 भी 2 भी होता है और गैप भी 1 का है ना। कितने का गैप है ये, 1 का। अगर प्लस का साइन है तो बच्चों आंसर क्या आएगा, बड़े वाला। और अगर माइनस का साइन होता, क्वेश्चन होता ये, क्वेश्चन बच्चों ये होता, तो आंसर क्या आता बोलो, इसका 1 आ जाता है ना। अगर प्लस का साइन है तो 2 और माइनस का साइन है तो कितना आएगा, 1। आई थिंक अब आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए होगे अच्छे से। ये देखो ये क्वेश्चन 36 बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 3 की पावर 0 बच्चों, किसी भी नंबर की पावर 0, बस 0 की पावर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी भी नंबर की पावर, नॉन जीरो नंबर की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है ना। तो आंसर अपना कितना आ गया बोलो, 1। प्लस 3 की पावर -1 क्या होता है, 1/3 होता है। और 3 की पावर -1 क्या होता है, 1/3। माइनस 3 की पावर 0 कितना होता है बच्चों, 1। बस सोल्व कर लो। ऊपर 3 एलसीएम लेना, तो 3 + 1, नीचे भी 3 एलसीएम लो, 1 - 3। ये 3 से 3 कट गया, ऊपर क्या आ गया 4, नीचे 1 में से 3 गया -2। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना आएगा अपना, -2। ऑप्शन नंबर ए आ गया। ये देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 आपके मॉड्यूल में। आपको ना ये बताना है कि इसमें से ग्रेटेस्ट कौन है। तो बच्चों कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, देखो √19, √17, √13, √11 ये सब कुछ दे रखा है। और ये गैप दोनों में देखो, इस 19 और इस 17 में बता दो आप मेरे को कितने का गैप है, 2 का गैप है ना। इस 13 और इस 11 में कितने का गैप है, 2 का गैप है। ये गैप सारे सेम होने चाहिए। 7 और 5 में गैप कितने का है, 2 का। ये सारे गैप क्या होंगे बच्चों, सेम गिवन होंगे आपको क्वेश्चन में। अलग एग्जामिनर दे ही नहीं सकता, क्योंकि फिर उनकी कंपैरिजन हम नहीं कर पाएंगे इतनी आसानी से, ठीक है। ये गैप सब में क्या होंगे, सेम। तो अगर आपसे ग्रेटेस्ट पूछे, तो बच्चों जो सबसे छोटा नंबर है ना, देखो ये 19 और 17 दोनों सबसे बड़े नंबर है इनमें से, और ये 5 और 3 क्या है, सबसे छोटे नंबर है। तो ये पूरी जो एक्सप्रेशन है ना, ये पूरी एक्सप्रेशन ये क्या होगी बच्चों, ग्रेटेस्ट होगी, ठीक है। आप मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर आपसे ग्रेटेस्ट पूछे तो ग्रेटेस्ट कौन सी होगी, ये 19 17 है 2 नंबर, ये 13 11, ये 7 5, ये 5 3। कौन से 2 नंबर सबसे छोटे हैं, 5 और 3 है ना। तो बस ये वैल्यू क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। अब आप सोचोगे सर ऐसे कैसे, मतलब जो सबसे छोटी वैल्यू है वो सबसे बड़ी कैसे बन गई। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि ये सबसे छोटी है, मैं तो आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपको इसका प्रूफ बताता हूँ, बेसिक मेथड इसका क्या होता है। ये कैसे पता लगा मेरे को कि यही सबसे छोटी या सबसे बड़ी वैल्यू है। देखो ऐसे, √19 माइनस √17 को आप है ना रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइजेशन का मतलब होता है बच्चों, एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और उसी नंबर से क्या कर दो, डिवाइड। अभी आपको पता लगेगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। आप ये बताओ न्यूमरेटर क्या बन गया, a - b, a + b, तो a² - b², ये बन गया क्या, √19 + √17। ऊपर क्या बच गया बच्चों, 2, 2/√19 + √17। पहली टर्म का आंसर ये आ गया। अब आप खुद ही बता दोगे दूसरी टर्म को लिखना, √13 - √11। इसको रैशनलाइज करूंगा तो बोलो क्या आ गया, √13 + √11, और नीचे √13 + √11। ऊपर तो 2 आ गया ना, ऊपर 2 आ गया। अब हर बार ऐसे रैशनलाइज करोगे ना बच्चों, तो ऊपर न्यूमरेटर के अंदर क्या बचेगा, 2। देखो ना, √7 - √5 को √7 + √5 से मल्टीप्लाई कर दो, √7 + √5 से डिवाइड कर दो। ऊपर क्या आ गया 2, नीचे क्या आ गया √7 + √5। ऐसे ही फोर्थ और लास्ट टर्म और लिख दो, √5 - √3। अब मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ऊपर तो क्या आएगा 2 और नीचे क्या आएगा बच्चों, √5 + √3। अब ऐसा करने से मेरे को क्या बेनिफिट हुआ, देखो सबका न्यूमरेटर क्या हो गया बच्चों, सेम। सबका न्यूमरेटर क्या हो गया, सेम। अब आप मेरे को ये बता दो, ये एक तो ये डिनोमिनेटर, एक ये वाला डिनोमिनेटर, ये चारों डिनोमिनेटर को मैं ग्रीन पेन से बंद कर रहा हूँ ऐसे। आप मुझे बस ये बता दो इन चारों में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, इन चारों डिनोमिनेटर में से सबसे बड़ी वैल्यू। यानी कि √19 + √17 बड़ा आंसर आएगा या √5 + √3 आएगा, आप बताओ सबसे बड़ा कौन आएगा। ये है ना बच्चों, ये जो वैल्यू है ये क्या है, ग्रेटेस्ट है। और √5 + √3 को ऐड करोगे तो ये क्या है बच्चों, स्मॉलेस्ट है। और अब आपको ये भी पता है कि अगर एक सेम नंबर को अगर मान लो एक तो बच्चा 10 से डिवाइड करता है, एक 50 से डिवाइड करता है, आप छोटी वैल्यू से डिवाइड करोगे 2 को, तो आंसर क्या आएगा, बड़ा आएगा ना। और अगर आप 2 को 50 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, छोटा आ जाएगा। यानी कि 2 रुपये को अगर आप 10 बच्चों में बांटोगे और एक 2 रुपये को 50 बच्चों में बांटे, तो बताओ किस केस में हर बच्चे को पैसे ज़्यादा मिलेंगे। इस केस में भी 2 रुपये है, 10 बच्चों में बांटने हैं, तो पैसे ज़्यादा मिलेंगे हर बच्चे को। और अगर उन्हीं 2 रुपये को 50 बच्चों में बांटेंगे तो हर बच्चे को पैसे कम मिलेंगे, सिंपल सी बात है। तो डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा आंसर क्या आएगा उतना ही बड़ा, और डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा आंसर उतना ही क्या आएगा, छोटा। तो ये पूरी एक्सप्रेशन बोलो, ये पूरी एक्सप्रेशन क्या होगी बच्चों, लार्जेस्ट होगी ना। तो मैंने आपको प्रूफ बता दिया, बट एग्जाम के अंदर ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको इन नंबर्स में से 19 17 13 11 7 5 5 3
इनमें से सबसे छोटे कौन है 5 और 3, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी सबसे बड़ी हो जाएगी, ठीक है। और सबसे बड़ी वैल्यू पूछे तो ये आ गया, सबसे छोटी वैल्यू पूछेगा तो बच्चों फिर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ये आपका क्या आ जाएगा सबसे छोटा आंसर, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है और ये क्या है बच्चों लार्जेस्ट वैल्यू है। हो गया कंसेप्ट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 38, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें तो सिर्फ अपने को क्या करना है, एक्स और वाई को ऐड करके आंसर निकालना है। एक्स प्लस वाई कर लो, ऐड करो सिंपल, √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 प्लस √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3। तो बच्चों सिंपल क्या कर लो, एलसीएम ले लो। ये दोनों अलग अलग नंबर है तो दोनों की मल्टीप्लाई आ जाएगी एलसीएम, दिस इंटू √5 प्लस 3। तो बोलो क्या आ गया, ये माइनस वाला फैक्टर कैंसिल हो गया, √5 प्लस 3 इंटू √5 प्लस 3 क्या हो जाएगा, √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर। आगे इतना समझ। अब आप क्या करो, बस सिंपल स्क्वायर खोल दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ये आ गया। ऐसे ही इसका स्क्वायर खोलो बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया बोलो, ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो ये फैक्टर कट गया दोनों, 5 प्लस 3 कितना होता है 8, ये 5 प्लस 3 भी कितना होता है 8, 5 में से 2 गया 3 गया 2, तो 16/2, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 8। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 39, देखो ये वही क्वेश्चन आ गया, 12 है और प्लस का साइन है तो 12 के दो फैक्टर बनाओ, क्या आएगा 4 इंटू 3, एक का गैप है ना दोनों में, गैप एक का होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। और बड़े वाला नंबर आंसर आएगा। बड़े वाला नंबर आंसर क्यों आया, क्योंकि साइन क्या है बच्चों प्लस का, अगर ये प्लस की जगह साइन माइनस के होते सारे तो आंसर क्या था छोटे वाला नंबर, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 4। क्वेश्चन नंबर 40, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको इन सारे नंबर को क्या करना है बच्चों ऐड करना है। तो एलसीएम ले लो, 2 4 7 14 28, इन सबका एलसीएम कितना आएगा बोलो 28 आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 28, 28 को 2 से डिवाइड करोगे 14, 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 7, 7 से करोगे 4, 14 से करोगे 2, 28 से करोगे 1, कितना आ गया देखो 42, 49, 50, 56, 56/28, आंसर कितना आ गया अपना 2, 28 2 जा कितना होता है 56 होता है। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। इफ द ऑपरेशन, बच्चों एक स्टार आपको ऑपरेशन दे रखा है और किस तरीके से डिफाइन किया गया है स्टार को कि ए स्टार बी की वैल्यू क्या होगी बच्चों, ए प्लस बी माइनस ए बी। ये तो बिल्कुल छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन है कि मैं आपको कह दूं कि ए स्टार बी की वैल्यू ये है तो 5 स्टार 7 बताओ, कोई भी बच्चा बता देगा, वो कहेगा कि ए की जगह क्या पुट कर दो 5 और बी की जगह क्या पुट कर दो 7, तो ये क्या होगा 5 प्लस 7 माइनस 5 इंटू 7, यानी कि 12 माइनस 35। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया बच्चों -23 आ गया। मैं आपको एक और एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे मान लो एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये लिख लो आप कि ए स्टार बी, एग्जामिनर आपको बोल दे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, और आपसे कहा जाए फाइंड 7 स्टार 8, तो आप क्या करोगे बोलो 7 स्टार 8, यानी कि ए की जगह क्या कर दो 7 और बी की जगह क्या कर दो 8, तो ये क्या होगा 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 8, 49 प्लस 56 माइनस ये कितना आ गया आपका 64 आ गया ना, 8 का स्क्वायर कर रहे हैं हम तो क्या आएगा ये 8 का स्क्वायर 64 और माइनस 56, तो 64 में से 56 माइनस करो 8, तो फाइनल आंसर कितना आएगा अपना 57। तो कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे दे सकता है। आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या है -23 है। ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ आपको नॉलेज होनी चाहिए इस बात की कि ऐसे जो डिवीजन का साइन लगाते हैं यहाँ अंदर जो वैल्यू लिखी आती है बच्चों इसको क्या बोलते हैं डिविडेंड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं डिवाइजर, जिस नंबर से डिवाइड किया जाता है जो आंसर निकल के आता है उसको क्या बोलते हैं कोशेंट, और जो लास्ट में बच जाता है रिमाइंडर वो यहाँ पे लिख देते हैं रिमाइंडर। ये नाम होते हैं इनके, है ना। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो क्या क्या वैल्यू आपको गिवन है किसकी। द डिवाइजर इज 25 टाइम्स द कोशियंट, यानी कि जो डिवाइजर है ना बच्चों वो कोशियंट का 25 टाइम्स है, ठीक है, एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर। इसका मतलब क्या है, डिवाइजर जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता है क्या लिख रखा है, जो डिवाइजर है ना डिवाइजर वो 25 गुना है किसका बच्चों कोशियंट का, यानी कि कोशियंट का तो 25 टाइम्स है, और यही डिवाइजर बच्चों सिर्फ 5 टाइम्स है किसका रिमाइंडर का, यानी कि यही डिवाइजर की वैल्यू रिमाइंडर का कितने गुना है बोलो 5 गुना है। ये सब कुछ दे रखा है और कोशियंट की वैल्यू आपको बता दी कितनी 16, तो बस अब क्वेश्चन खत्म, ये 16 आ गया तो बताओ डिविडेंड यानी कि ये कितना होगा। अब आप बच्चों मेरे को एक बात बताओ, कोशियंट की वैल्यू अगर 16 है तो यहाँ कोशियंट की वैल्यू 16 पुट कर दूं क्या, तो बोलो ये कितना हो गया 400, और 400 क्या है बोलो डिवाइजर, तो डिवाइजर की वैल्यू कितनी आ गई 400। यहाँ तक तो समझ गए आप।
अब मेरे को क्या चाहिए, रिमाइंडर और चाहिए सिर्फ, है ना। यहाँ वैल्यू पुट करो, बोलो डिवाइजर कितना है, डिवाइजर की वैल्यू कितनी है 400, तो यहाँ डिवाइजर की जगह क्या लिख दो 400 और 5 इंटू रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा बोलो 5 से डिवाइड कर दो इस 400 को, रिमाइंडर क्या आ गया 400/5 यानी कि 80। ये रिमाइंडर कितना आ गया बच्चों 80। तो अब तो आप बिल्कुल आसान सा रूल जानते हो ना कि ये जो डिविडेंड होता है, ये जो बीच वाला बच्चों नंबर होता है, ये कैसे निकलता है बताओ, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके और प्लस में क्या करते हो रिमाइंडर, 6400 प्लस में 80 यानी कि आंसर क्या आ गया 6480। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, बिल्कुल आसानी से हमने इसको सोल्व कर दिया। देखो ऐसे कह रहा हूँ मैं आपको कि जैसे मान लो आपने 27 को 4 से डिवाइड किया, 4 6 जा 24, रिमाइंडर कितना आ गया 3। तो ये 27 कैसे आता है बताओ, 27 कैसे आएगा, इन दोनों की क्या करो मल्टीप्लाई करो और उसमें रिमाइंडर क्या कर दो ऐड करो, देखो आ गया ना 27, वही 27 आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे डिविडेंड निकाला, कैसे आता है डिविडेंड, डिवाइजर इंटू कोशिएंट। डिविडेंड क्या होता है, फॉर्मूला याद नहीं करना, आप सीखो इस चीज़ को, है ना। डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर इंटू कोशिएंट कर दो और फिर जो आंसर है उसमें रिमाइंडर को क्या कर दो प्लस कर दो। और ये सारी चीज़ें क्या क्या दे रखा है मैंने आपको इन 2 लाइनों से इसको समझा दिया है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने ये स्टार्टिंग के अंदर लिखी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 43, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि मिस्टेक होने के चांस इसमें सबसे ज़्यादा रहते हैं स्टूडेंट की तरफ से। अब आप समझना कैसे मिस्टेक करोगे आप। इफ़ द नंबर्स m एंड n डिविजिबल बाय 5, यानी क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है कि m और n तो ऐसे नंबर है जो बच्चों किससे डिवाइड होते हैं 5 से डिवाइड होते हैं, ठीक है, आपको बोला गया है ये बात। देन विच ऑफ द फॉलोइंग नेवर बिकम्स ट्रू। नेवर का मतलब होता है बच्चों कि कभी भी ये चीज़ ट्रू नहीं होगी, मतलब कि हो सकता है कभी कभी ट्रू ना हो, बट ये कहता है नहीं कभी भी ट्रू नहीं होगी, कभी भी ट्रू नहीं होगी। जैसे आप ये मान लो कि आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो और आप अपनी नोटबुक बना रखी है होमवर्क करने के लिए, और एक दिन टीचर ने आपको नोटबुक चेक करवाने के लिए बोला और आपने नोटबुक के अंदर अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया हुआ था। टीचर आपको ये बोलता है कि आप अपना होमवर्क कभी भी कंप्लीट नहीं करते, तो बताओ टीचर सही बोल रहा है क्या, टीचर बच्चों सही नहीं बोल रहा, क्यों, क्योंकि आज अगर आपने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपने कभी भी होमवर्क कंप्लीट नहीं किया। आप टीचर को ये बोलोगे कि सर मैंने अपना होमवर्क आज कंप्लीट नहीं किया, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि मैं कभी नहीं करती या करता, ठीक है। तो नेवर का मतलब क्या होता है, कभी भी नहीं करता, यानी कि ये चीज़ कभी भी ट्रू नहीं होगी, आपको वो चीज़ बतानी है जो कभी भी ट्रू ना हो। जैसे पहला ऑप्शन, अब मैं ऑप्शन चेक करके बताता हूँ। पहला ऑप्शन में ये कहा गया है कि m में से आप n माइनस करोगे ना तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये बात बोल रहा है एग्जामिनर। आपको ये ऑप्शन कब टिक करना है बताऊं, ये ए ऑप्शन को आप तब टिक करोगे जब ये वाली वैल्यू कभी भी ट्रू ना हो। बट आप एक बात बताओ, मैं m को मान लेता हूँ इस क्वेश्चन में कितना 50, m और n दोनों ऐसे नंबर मानने जो किससे डिवाइड होते हो बच्चों 5 से डिवाइड, तो 50 मान सकता हूँ ना क्योंकि 55 से डिवाइड होता है। और n को कितना मान लो बच्चों 10, तो बोलो m माइनस एन कितना हो गया, m माइनस एन क्यों निकाल रहा हूँ मैं, क्योंकि m माइनस एन चाहिए। 50 माइनस 10 40, तो बताओ क्या 45 से डिवाइड होता है क्या, 40 इज डिविजिबल बाय 5, 40 तो 5 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन ये क्या कह रहा है, इस ऑप्शन को टिक मत कर देना, ये कह रहा है कि उस ऑप्शन को टिक करो जो कभी सही नहीं हो सकता। लेकिन मैं कहता हूँ ये ऑप्शन तो सही है, m माइनस एन तो 5 से डिवाइड है, तो मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर बी पे आ जाओ, एम स्क्र माइनस एन स्क्र, ये 25 से डिवाइड होगा बच्चों, ये भी सही है, ये भी हो सकता है, पॉसिबल है। जैसे मैं यही वैल्यू मान लूँ, m को क्या मान लो 10 और n को क्या मान लो बच्चों 5, मान लिया आपने। तो क्या निकालो आप अब की बार, एम स्क्र माइनस एन स्क्र निकालो, तो यानी कि क्या हो जाएगा बोलो 10 का स्क्र माइनस 5 का स्क्र, यानी 100 माइनस 25 75। अब बताओ क्या 75 25 से डिवाइड नहीं होता, होता है ना, दिस इज डिविजिबल बाय 25, क्योंकि 75 तो आता है 25 की टेबल में, यानी कि ये भी स्टेटमेंट सही है, मतलब ये गलत नहीं है, है ना, हमेशा गलत नहीं है ये स्टेटमेंट। तीसरी पे आ जाओ, सी ऑप्शन पे, m प्लस एन 10 से डिवाइड होगा, बिल्कुल हो सकता है ये भी। जैसे आप मान लो ना, m को क्या मान लो 10 मान लो और n को कितना मान लो 30, क्योंकि बच्चों m और n ऐसे नंबर है जो 5 से डिवाइड होते हैं। तो बताओ 5 से डिवाइड तो 10 भी होता है 30 भी होता है, तो m प्लस n निकालना, m प्लस n 10 प्लस 30 कितना हो गया 40। बताओ क्या 40 10 से डिवाइड नहीं होता, होता है बिल्कुल, इज डिविजिबल बाय 10। इसका मतलब इन तीनों में से कोई भी बात ट्रू नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया डी, मतलब कि कभी ना कभी ये चीज़ क्या होगी ट्रू होगी। और एग्जामिनर ने कह रहा है वो ऑप्शन टिक करो जो कभी ट्रू नहीं होती, तो ऑप्शन ऐसा कोई है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा अपना डी आ जाएगा, ठीक है।
तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें बच्चे मिस्टेक कर सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया तरीका क्या होगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये मिसलेनियस क्वेश्चन है, हमारा चैप्टर फर्स्ट जो ना अलग अलग तरह के क्वेश्चंस का मिक्सचर है, ताकि आपको कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिले, किस तरीके से आप क्वेश्चन को अप्रोच करोगे एग्जाम के अंदर। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। कहता है व्हेन एन इंटीजर के इज डिवाइडेड बाय 3, मतलब के एक ऐसा नंबर है जिसको अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या बचता है 1। समझ गए? अब आप एक बार यहाँ तक पढ़ के और इस क्वेश्चन को ये देखो निकालना क्या है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल वैल्यू ऑफ के, आपसे किसकी वैल्यू पूछी गई है बच्चों? के की वैल्यू। तो आप मेरे को ये बताओ, जो भी के की वैल्यू ऑप्शन में गिवन है वो कैसी होगी पता है? अगर आप उस वैल्यू को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 1। समझ गए आप? बताओ क्या 62 को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बचता है क्या? 62 को 3 से डिवाइड करोगे, 3 20 या 60 होता है, तो रिमाइंडर तो कितना बच गया बच्चों? 2 बच गया, लेकिन बचना कितना चाहिए? 1। तो यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता। क्या 63 को 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर बचेगा क्या? बिल्कुल नहीं बचता, ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है ना, तो यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। क्या 64 को 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 बचता है क्या? ये बचता है 1, है ना, ये रिमाइंडर क्या है बच्चों? 1 बचता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये आंसर टिक कर दो, नहीं, अभी एक कंडीशन और भी है, ये सेकंड कंडीशन भी अभी मैं आपको ट्रू करके दिखाऊंगा। देखो अब 65 पे आ जाओ, 65 को 3 से डिवाइड करो तो क्या रिमाइंडर 1 बच रहा है क्या? नहीं बच रहा, ठीक है, रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 1। तो यानी ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन के हिसाब से तो आप बच्चों ये ऑप्शन क्या कर सकते हो? टिक कर सकते हो। बट मैंने अगली कंडीशन तो पढ़ी नहीं। अगली कंडीशन क्या है? एंड व्हेन के प्लस 1, जब के प्लस 1 को बच्चों 5 से डिवाइड करोगे ना तो रिमाइंडर 0 बचेगा, मतलब वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो आप ये बताओ के की वैल्यू क्या हो सकती है? मैं कहता हूँ के की वैल्यू 64 है, तो इसका मतलब 64 प्लस 1 करो 65, तो बच्चों अगर इसको 5 से डिवाइड करो अब, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। बिल्कुल 0 बचता है, क्योंकि 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 64। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। तो आप पहली पहली स्टेटमेंट पढ़ो सिर्फ, ठीक है, पहली स्टेटमेंट पढ़ के अगर आपका आंसर कोई ट्रू आ जाता है तो ठीक बात है, नहीं तो दूसरी वाली स्टेटमेंट भी क्या कर लो, वेरीफाई करके देख लो। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऑप्शन से बिल्कुल आसानी से आप सोल्व कर सकते हो। अब ये कॉन्सेप्ट देख लो, हाउ मेनी पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 21 आर देयर, यानी कि 24 के कितने फैक्टर है? फैक्टर का मतलब क्या है बच्चों? कि 24 किन किन नंबर से डिवाइड होता है। इसका क्वेश्चन का सिंपल मतलब क्या है? 24 किन किन पॉजिटिव नंबर्स से डिवाइड हो जाता है ना। आपको वो सारे नंबर बताने हैं जिससे 24 डिवाइड होता है। आप मेरे को बता दो एक एक करके, क्या 24 1 से डिवाइड होता है क्या बच्चों? बिल्कुल हो जाता है, 24/1 पूरा पूरा डिवाइड। क्या 2 से डिवाइड होगा? बिल्कुल हो जाएगा, यानी कि 24 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर एक इंटीजर आता है। क्या 24 3 की टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। 4 की टेबल में आता है। 5 से नहीं डिवाइड होगा, 6 से होता है, 8 से होता है, ठीक है, 12 से होता है, और किससे होता है बच्चों? 24 से होता है। तो ये जितने भी नंबर मैंने लिखे हैं ना, 24 इन सब से डिवाइड हो जाता है। तो इन नंबर्स को बच्चों क्या बोलते हैं? हम इन नंबर्स को क्या बोलते हैं? फैक्टर्स बोलते हैं। ये किसके फैक्टर्स है बोलो? 24 के। समझ गए आप मेरी बात? कितने फैक्टर है? हाउ मैनी पूछा इसने, हाउ मैनी, कितने फैक्टर देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 8। बट अब एक बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये तो छोटा नंबर था 24, अगर 24 की जगह बहुत बड़ा नंबर आ जाए तो उसके हम फैक्टर ऐसे थोड़ी निकाल के देख सकते हैं। हो सकता है कोई नंबर छूट जाए गलती से। 24 मान लो 8 से डिवाइड होता है और एक बच्चे के दिमाग में नहीं आई एग्जाम के अंदर, तो फिर तो क्वेश्चन का आंसर क्या है? वो गलत दे देगा ना। तो मैं आपको बताता हूँ इसका शॉर्टकट। क्वेश्चन का मतलब तो यही है कि 24 किन किन नंबर से डिवाइड होता है, वो सारे नंबर लिख लो और फिर उनको काउंट करके आंसर दे दो। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या इसका शॉर्टकट, ताकि नंबर अगर 24 की जगह 2400 24,000 भी आ गया ना, तब भी आप उसका क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल 1 मिनट के अंदर अंदर दे दोगे। शॉर्टकट क्या है बच्चों? 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। ध्यान से सुनना, प्राइम का मतलब 2 प्राइम नंबर होना चाहिए, उसी से डिवाइड करोगे जो प्राइम हो। डायरेक्ट 4 से डिवाइड करोगे आंसर क्या आएगा? गलत आएगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन बोल रहा हूँ मैं। 12 आ गया, फिर 2 से डिवाइड करो, 6 आ गया, फिर 2 से डिवाइड करो, 3 आ गया। अब 3 तो खुद एक प्राइम नंबर होता है, तो 24 को क्या लिख दो? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। कई बच्चे ना 3 को फिर 3 से डिवाइड कर देते और लास्ट में 1 लिख देते। बच्चों नहीं, 1 नहीं छोड़ते, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है ये जितने भी नंबर आप लिखोगे ना, ये सारे क्या होने चाहिए? प्राइम होने चाहिए। 1 तो प्राइम नहीं होता। अब आप इसको क्या लिखो? 2 इंटू टू इंटू टू, टू की पावर कितनी है बोलो? 3 है, और 3 इंटू 1 यानी कि 3 की पावर कितनी है बोलो? 1 है। तो अब कितने फैक्टर होंगे? नंबर ऑफ फैक्टर्स। बस अब इसका शॉर्टकट देख लेना ध्यान से,
प्राइम फैक्टराइजेशन लिख के पावर के रूप में लिख दो। नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे, ये जो पावर है ना इसको बच्चों एक बढ़ा दो, यानी कि एक प्लस कर दो। ये जो पावर है ना इसमें भी एक प्लस कर दो, और इन दोनों की क्या कर दो बच्चों, मल्टीप्लीकेशन कर दो। ठीक है, यानी कि इन दोनों पावर को एक एक बड़ा कर दो और फिर उन दोनों के आंसर की मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ गया 4 और ये कितना आ गया 2, 4 2 जा कितना होता है 8। और देखो ये भी कितने फैक्टर है बच्चों, बताओ नंबर ऑफ फैक्टर्स ऊपर से काउंट करके बताओ कितने थे, 8 थे ना। और यही 8 मैंने आंसर आपको यहाँ से निकाल के दिखाया, तो ये क्या है, इसका शॉर्टकट है। ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल देके। देखो मैंने 4-5 क्वेश्चन लिखे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 100। 100 किस किस से डिवाइड होता है, मैंने क्या कहा शॉर्टकट में, 100 को डिवाइड करो प्राइम नंबर से, 2 से करो 50, 2 से कर दो 25, फिर 5 से कर दो 5। तो 100 को बोलो क्या लिख सकते हो आप, 2 की कितनी पावर है, ये 2 है ना, 2 बार है, और 5 की पावर भी कितनी है 2। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 100 वो कितने होंगे बच्चों, मैंने क्या बताया अभी आपको, ये जितनी पावर है ना इनमें एक एक ऐड कर दो, यानी कि इस 2 में एक ऐड करो, इस वाले 2 में भी एक ऐड करो, और दोनों की क्या कर दो मल्टीप्लाई। तो कितना आ गया 3 इंटू 3, आंसर कितना आ गया बच्चों 9। 9 इस क्वेश्चन का आंसर है। अब मैं क्या करता हूँ, वेरिफिकेशन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए कि 100 के 9 फैक्टर्स होते हैं। 100 किस किस नंबर से डिवाइड होता है आप ये बताओ, 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से नहीं होगा, 4 से होगा, 5 से होगा, 6 7 8 9 से नहीं होता, फिर 10 से होता है, फिर 11 12 13 14 15 किसी से नहीं होता, सीधा क्या होगा 20, फिर 25, और फिर बच्चों किससे होगा 50 से, और फिर किससे होगा 100 से, है ना। 100 इन इन नंबर से डिवाइड होता है, तो कितने फैक्टर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने फैक्टर हो गए बच्चों, ये 9 फैक्टर हो गए ना, ये क्या हो गए 9 फैक्टर्स। और यही मैंने देखो 9 आंसर आपको यहाँ निकाल के दिखाया है। तो बस इसका आंसर कितना आएगा इस क्वेश्चन का 9। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, बेसिक मेथड भी और शॉर्टकट भी, बट एग्जाम में क्या काम आएगा शॉर्टकट। अब इस क्वेश्चन को देख लो, हाउ मैनी फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 120। तो 120 के फैक्टराइजेशन कर लो, 2 से डिवाइड करो 60, 2 से करो 30, 2 से करो 15, 3 से करो 5, बस आगे नहीं करनी। ठीक है, तो 120 को क्या लिख सकते हैं बोलो, 2 की कितनी पावर है 3, और 3 की पावर कितनी है बच्चों 1, और 5 की पावर भी कितनी है 1। तो आप मुझे बता दो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 20। तो अब क्या करो, ये 3 जो है इसमें एक बढ़ा दो, ये जो 1 है इसमें एक बढ़ा दो, और ये जो 1 है इसमें एक बढ़ा दो, और सबकी मल्टीप्लाई कर दो। क्या आ गया 4 इंटू 2 इंटू 2, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16। बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 16 आएगा। ठीक है, यानी कि 120 जो है ना वो 16 अलग अलग नंबर से डिवाइड होता है। अब ऐसे ही ये क्वेश्चन देख लो, 81, 81 के निकाल देते हैं। 81 किससे डिवाइड होगा 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से, और फिर 3 से। तो 81 क्या होता है बोलो 3 की पावर 4। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स बच्चों मैंने क्या कहा था अभी, 4 में एक बढ़ा दो, अब ये तो अकेला ही है, तो आंसर कितना आ जाएगा बोलो 5। कैसे, वेरिफिकेशन करके दिखा दूँ आपको कि 81 किन किन नंबर से डिवाइड होता है, 5 नंबर से डिवाइड होता है ये। ठीक है, 81 के फैक्टर बोलो 1 है, 1 से तो सारे नंबर डिवाइड होते हैं, फिर 3 है, फिर 9 है, फिर 27 है, और फिर डायरेक्ट क्या है बच्चों 81। तो ये कितने फैक्टर्स हो गए, नंबर ऑफ फैक्टर्स बच्चों कितने होते हैं 5 होते हैं ना, और यही 5 मैंने आपको डायरेक्ट निकाल के बताया। प्रूफ हर चीज़ का है, बट आप एग्जाम में प्रूफ काम का नहीं है आपके। 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 2 से डिवाइड करो 30, 2 से करो 15, 3 से करो 5। तो 60 को आप क्या लिखते हो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स बता दो। नंबर ऑफ फैक्टर्स का बच्चों क्या फॉर्मूला था, ये जो पावर है ना तीनों, मैं कहता हूँ इनको एक एक बढ़ा के लिख दो। 2 को 2 + 1 लिख दो, 1 को 1 + 1 लिख दो, इस 1 को भी 1 + 1 लिख दो, और इन सब की मल्टीप्लाई कर दो। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, आंसर कितना आ गया अपना 12। अब आप सोच रहे होंगे 60 तो एक बहुत छोटा सा नंबर है, इसके 12 फैक्टर्स कैसे होंगे, वेरिफिकेशन करके दिखा देता हूँ मैं एक बार लास्ट बार आपको। वेरिफिकेशन जितनी ज़्यादा वेरिफिकेशन करोगे ना आपका कॉन्फिडेंस उतना इंक्रीज होगा। 60 किन किन नंबर से डिवाइड होता है बच्चों, 1 से होता है, 2 से होता है, 3 4 5 6, 8 से नहीं होता, 9 से नहीं होता, 10 से होता है, 12 से होता है, 15 से होता है, फिर 20 से होता है, फिर 30 से होता है, फिर किससे होता है 60 से। अब देख लो ये 12 बन गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये कितने हो गए बोलो, नंबर ऑफ फैक्टर्स बच्चों कितने हो गए 12। अब आप ये मत सोचना कि मैं इतने जल्दी जल्दी कैसे बता पा रहा हूँ, मुझे फटाफट दिमाग में आ जाता है कि 60 12 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, 15 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। वो आपकी कैलकुलेशन जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उतनी जल्दी आप सोच पाओगे, इसका कोई शॉर्टकट होता नहीं है। ठीक है, जो शॉर्टकट था मैंने आपको ये बता दिया। तो किसी भी नंबर के पॉजिटिव फैक्टर्स कितने हैं ये कैसे निकालते हैं इसका तरीका मैंने आपको सिखा दिया। अब ये बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, जो कोई भी बच्चा जिसकी मैथ्स में सिंपल अंडरस्टैंडिंग है वो इसको समझ के आंसर निकाल देगा।
ए नंबर इज ग्रेटर देन ट्वाइस इट्स रेसिप्रोकल बाय 49/5। इसका मतलब क्या है, एक नंबर अपने ट्वाइस का, अपने डबल का, अपने डबल से भी अपने डबल के रेसिप्रोकल से, है ना, कितना ज़्यादा है, 49/5। व्हाट इज़ द नंबर, नंबर क्या है बच्चों। मैं कहता हूँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन में आप नंबर को अज्यूम कर लो, क्या, एक्स मान लो, ठीक है। आप नंबर को क्या मान लो, एक्स। अब आपको क्या निकालना है, बोलो, एक्स की वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बताओ क्या दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ए नंबर यानी कि नंबर, लिख दिया मैंने नंबर। वो किसके इक्वल है, वो ग्रेटर है बच्चों किससे, देन ट्वाइस इट्स रेसिप्रोकल। ट्वाइस का मतलब क्या होता है, टू, टू से मल्टीप्लाई, किसका ट्वाइस, इट्स रेसिप्रोकल यानी कि 1/x। एक एक चीज करके मैं समझा रहा हूँ। देखो ट्वाइस का मतलब टू से मल्टीप्लाई, किसको, इसके रेसिप्रोकल यानी कि नंबर के रेसिप्रोकल को, 1/x को। ये नंबर x जो है ना, वो अपने रेसिप्रोकल के डबल से 49/5 बड़ा है, तो मतलब इसमें 49/5 ऐड करना पड़ेगा ना, और ये नंबर क्या हो जाएगा, फिर इक्वल हो जाएगा। तो नंबर को क्या बोल दो, x। तो ये कितना आ गया, बोलो 2/x प्लस 49/5। अब बस आपको क्या कर लो, इस क्वेश्चन को सोल्व कर लो। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के दो तरीके हैं। एक बच्चा तो क्या करेगा, इस क्वेश्चन को कंप्लीट सोल्व करके देखेगा, बट एक बच्चा क्या करेगा, ऑप्शन पुट करेगा। अब बच्चों क्या करो, इसमें पुट ऑप्शंस, यानी कि आपको सोल्व नहीं करना। अगर सोल्व करोगे ना, ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, एक्स की वैल्यू निकलेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के, बट वो आपको मुश्किल लगेगी। मैं कहता हूँ ऑप्शन पुट करो ना सीधे। देखो यहाँ नीचे कितना है, 5, तो मैं सबसे आसान, मेरे को क्या लग रहा है, 10 है ना, सबसे आसान नंबर 10 है। तो आप एक बार इसके अंदर एक्स की वैल्यू को 10 पुट करना। अगर ये 10 पुट करने से सेटिस्फाई होगी तो बस अपना आंसर ही आ जाएगा। एक्स को 10 लिखो, जहाँ जहाँ एक्स है बच्चों उसको क्या लिख दो, 10 लिख दो। बोलो ये 5 पे 2 पे कट जाएगा, 1/5, 49/5, 5 एलसीएम लो, तो 1 प्लस 49 कितना आ गया, 50। 50/5 कितना होता है, 10। तो देखो ये 10 और 10 इक्वल आ गया ना, ये भी 10 है और इधर भी क्या आ गया, 10। मतलब कि अपना ऑप्शन क्या आ गया, सी आ गया। तो मतलब मैं कहता हूँ ऑप्शन यूज करो। इसके बाद अगर आप इसको सोल्व करना चाहोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ सोल्व करके, बट ये क्या बनेगी बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, जो लेंथी हो जाएगी। देखो क्या है ये इक्वेशन, x इक्वल टू 2/x प्लस 49/5। मेरे से तो इस तरह की इक्वेशन सोल्व करा लो, मैं कर दूंगा, बट आपके लिए एग्जाम में क्या हो जाएगा, ये काम मुश्किल हो जाएगा। 5x एलसीएम ले लो, तो कितना आएगा, 5 2 जा 10, और ये 5 से 5 कट गया, ये कितना आएगा 49x, ये आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5x² इक्वल टू 10 प्लस 49x, एक तरफ करो 5x² प्लस 49x और माइनस 10 इक्वल टू 0, ये माइनस आएगा ना, इधर आएगी तो ये माइनस हो जाएगा ना। अब प्रोडक्ट बताओ कितनी आनी चाहिए, 5 10 जा 50, 50 प्रोडक्ट आनी चाहिए। तो बच्चों इसको क्या लिखो, माइनस के 50 और प्लस के 1 लिख दे, माइनस 49 को। तो इसमें से 5x कॉमन लो, x माइनस 10 प्लस 1 कॉमन लो, x माइनस 10। तो x की बच्चों वैल्यू x माइनस 10 इंटू 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू एक कितनी आ गई, 10, और एक कितनी आएगी, -1/5, ये आ गई। लेकिन आपको कौन सा ऑप्शन दे रखा है, देख लो, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो देख लो कितना लेंथी क्वेश्चन हो गया है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई आपने, फिर इसको सोल्व किया, और मैंने आपको क्या कहा कि इसके बाद सिर्फ क्या करो, ऑप्शन का यूज करो, आप बहुत आसानी से सोल्व कर पाओगे। ये देखो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसको रिड्यूस करना है लोएस्ट फॉर्म में, मतलब कि जहां तक इसको काट सकते हो आप काटो, ऐसे। एक जीरो से एक जीरो तो कैंसिल कर दी है ना, 253/143। अब 143 आपके दिमाग में होना चाहिए बच्चों, ये कुछ नंबर ऐसे है, देखो 143 क्या होता है, 13 × 11 होता है। ऐसे ही 1001 ये नंबर होता है बच्चों, 7 × 11 × 13। कुछ कैलकुलेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए। 156 क्या होता है, 13 × 12 होता है। अगर ये याद होगी ना, तो वो बच्चा इस क्वेश्चन को फटाफट सोल्व कर देगा। अब आपको पता है कि ये या तो 13 पे कटेगा या 11 पे कटेगा, ठीक है। ऊपर वाला नंबर देख लो, 253 किससे डिवाइड हो रहा है, 11 से हो रहा है क्या, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, मतलब 11 पे कट रहा है, ये भी 11 पे कट रहा है, ये भी 11 पे कट रहा है। फिर 253 क्या होता है, बोलो 11 इंटू 23, और ये क्या होता है, 11 इंटू 13। 11 से 11 काट दो, आंसर कितना आ गया, 23/13। इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। तो ये तो छोटी क्लासों में 7th 8th क्लास का क्वेश्चन है, कि जहां तक आप इसको रिड्यूस कर सकते हो वहां तक कर दो, नहीं कर सकते तो मत करो, बस आंसर आ गया आपका 48। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है। पहले इन पावर को क्या बना लो, पॉजिटिव। तो 64/1 है, पावर नेगेटिव है, तो बच्चों क्या लिख दो, 1/64 लिख दो, और नेगेटिव पावर को क्या कर दो, पॉजिटिव। रेसिप्रोकल नहीं करना, सिर्फ पावर का साइन चेंज करना है, ठीक है। इनटू 1/4 का क्या कर दो, 4/1 यानी कि 4 कर दो, और पावर -2 है तो क्या कर दो, इसको +2, बस हो गया।
1/64 क्या होता है बोलो? 1/4 का क्यूब होता है क्या बच्चों? ये होता है ना, 4 का क्यूब 64। क्यूब क्यों किया? क्योंकि नीचे पावर 3 है ना, इसकी दोनों की क्या होगी? मल्टीप्लाई। और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता ही है। अब ये 3 से 3 कट गया, तो 1/4 का स्क्वायर इंटू 16। बच्चों ये क्या होता है? 1/4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, और इंटू 16 करोगे, 16 से 16 कट गया, फाइनल आंसर कितना आ गया इस क्वेश्चन का? 1। आसान क्वेश्चन था ये तो। अब ये क्वेश्चन देख लो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिटवीन टू इरेशनल नंबर्स, बच्चों दो इरेशनल नंबर के बीच में क्या क्या होता है? कहता है कोई इरेशनल नंबर नहीं होता, या दो इरेशनल नंबर होते हैं, या एक इरेशनल नंबर होता है, या इनफाइनेट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर होते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये एक नंबर लाइन है, यहाँ पे कोई नंबर ए है, यहाँ पे कोई नंबर बी है। बच्चों ये भी क्या है? एक रियल नंबर है ना, कुछ भी हो सकता है ये रियल नंबर, चाहे रैशनल हो चाहे इरेशनल हो, ये भी एक रियल नंबर है। दुनिया के कोई भी दो रियल नंबर के बीच बच्चों क्या होते हैं? हमेशा बहुत सारे नंबर होते हैं, यानी कि इनफाइनेटली मैनी, ये लाइन याद रखना, इनफाइनेटली मैनी रैशनल नंबर होते हैं। यानी कि किन्हीं भी दो नंबर के बीच में, चाहे वो कोई भी दो नंबर हो, रैशनल हो, इरेशनल हो, नेचुरल हो, होल नंबर हो, उनके बीच में इनफाइनेटली मैनी तो रैशनल नंबर होते हैं, और इनफाइनेटली मैनी ही इरेशनल नंबर होते हैं। इनफाइनेटली मैनी इरेशनल नंबर होते हैं ना। ये छोटी 9th क्लास के अंदर आपने एनसीईआरटी बुक में प्रॉपर्टी भी पढ़ी है कि किन्हीं भी दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनेटली मैनी रैशनल और इनफाइनेटली मैनी इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे क्या कह रहा हूँ मैं, देखो ये √2 है और ये √3 है। क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि दो इरेशनल नंबर के बीच में कितने इरेशनल नंबर होते हैं ना। √2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप सब बच्चे जानते हो कितनी होती है? 1.414 होती है, और ये क्या होता है? 1.732 होती है। अब ये बोल रहा है अपने से कि इन दोनों नंबर के बीच में कितने इरेशनल नंबर हो सकते हैं? मैं कहता हूँ इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो एक बच्चे ने कहा कि सर 2-3 लिख के दिखाओ, आपको कैसे पता इनफाइनाइट होते हैं? तो इन दोनों नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर लिख के दिखाऊं मैं आपको? देखो ऐसे लिखा करो, ये 1.4 है, ये 1.7 है। 1.4 और 1.7 के बीच में क्या लिख दो? एक आप नंबर 1.5 लिख दो। अब ये तो 1.5 तो क्या बच्चों? रैशनल है ना, इसको इरेशनल बनाना तो क्या करो? इसके आगे 1, ठीक है, फिर आप क्या लगा दो? 1 2, और फिर क्या लगा दो? 1 3, फिर क्या लगा दो? 1 4 1 5, कुछ ऐसा लगा दो इस तरह से, ठीक है। या फिर आप ऐसा करो, और आसानी से आपको समझाता हूँ, इस 1.5 के आगे आप क्या लगा दो? पहले 10, फिर 100, फिर 100, मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए पैटर्न कोई भी, ठीक है। ये हो गया। फिर एक क्या लगा दो? 1 के बाद 22 लगा दो, 1 के बाद 222 लगा दो, इस तरह से 1 के बाद 4 बार 2 लगा दो, है ना। तो ये नंबर क्या है? इरेशनल। ये भी क्या है? इरेशनल। जो ना तो देखो रिपीट हो रहा, ना ही टर्मिनेट हो रहा, वही तो इरेशनल होते हैं। तो इस तरह से आप हजारों लाखों इनफाइनेटली नंबर लिख सकते हो, और ये सारे के सारे क्या है? इरेशनल है। तो बस इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? इनफाइनेट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 50, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये आपसे बोला है कि 4 + √7 को अगर हम प्रेजेंट करें परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में, तो उसका आंसर क्या आएगा? मैं आपको ना एक सिंपल एग्जांपल देके बताता हूँ। मैं ये कहता हूँ इफ 25 इज प्रेजेंटेड, यानी कि आप, वो क्वेश्चन मुश्किल लगेगा बट ये देखना अब आपको आसान लगेगा। एज ए परफेक्ट स्क्वायर, एज ए परफेक्ट स्क्वायर, देन इट विल बी, क्वेश्चन यही है ना, बस नंबर चेंज किए गए हैं ना। क्वेश्चन की स्टेटमेंट तो यही है, इट विल बी। और मैं 4 ऑप्शन लिख रहा हूँ, अब आप मेरे को बता देना कौन सा ऑप्शन सही है। 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, या 20 का स्क्वायर। मैं ये कहता हूँ आपसे कि अगर 25 को मैं एक स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ, मतलब कि कुछ ऐसा नंबर लिखूँ जो इस किसी नंबर का स्क्वायर हो, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा? आप सब जानते हो 25 क्या होता है बच्चों? 5 का स्क्वायर होता है। मतलब आप मेरे को ये कह रहे हो कि सर जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, उसको सिंप्लीफाई करके देख लो, अगर वो 25 आंसर दे रहा है तो इसका मतलब वो ऑप्शन क्या है? ट्रू है। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ये यही तो कहता है कि 4 + √7 को अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखूं तो उसका आंसर क्या होगा? तो आप कहो कि सर जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, उनका स्क्वायर कर लो। अगर उनका स्क्वायर करने से, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करने से 4 + √7 आता है, तो वही अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो करके देखें। ऑप्शन नंबर 1 मैं आपको करके दिखाता हूँ। 2 + √7 का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो ये तो क्या आ गया बच्चों? 11 + 4√7 आ गया ना। लेकिन आना क्या चाहिए था? 4 + √7। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी देखें, √7/2, या मैं ऐसे कर दूं, इसको ऐसे लिख दूं, क्या बोलो? एलसीएम लेके, है ना। अब ऊपर वाले का स्क्वायर करना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसका 2 का भी तो स्क्वायर होगा। तो ये कितना आ गया बोलो? 8 + 2√7/4। अब इसको सेपरेट डिवाइड करो, 8 को 4 से अलग डिवाइड करो,
और 2 को 4 से अलग डिवाइड करो, तो ये कितना हो गया 2 प्लस में क्या आ गया 1/2√7। लेकिन आना तो क्या चाहिए 4 + √7, नहीं आया अभी भी। सी ऑप्शन चेक करें। मैं कहता हूँ बस ऑप्शन को चेक कर लो और जो ऑप्शन सही आंसर दे दे ये अपना आंसर हो जाएगा। अब बोलो इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, 1/√2 का भी स्क्वायर होगा। 1/√2 का स्क्वायर क्या होगा 1/2, क्योंकि √2 × √2 क्या होता है 2। फिर √7 + 1 का स्क्वायर करो, क्या आएगा बोलो a² + b² + 2 × a × b, ये आ गया 1/2। और ये कितना आ गया बच्चों 8 प्लस में 2 √7। इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 8/2 कितना हो जाएगा 4, और ये 2 से 2 कट जाएगा, आंसर कितना आ गया 4 + √7। और देखो ध्यान से यही 4 + √7 तो लिखा गया है, तो इसका मतलब ऑप्शन क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। बस इस तरीके से आपको चीज़ों को सीखना है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहता है सम ऑफ फर्स्ट 63 टर्म्स ऑफ द सीरीज। ये एक सीरीज दे रखी है और इसमें ना पहली 63 टर्म का सम आपको निकालना है। पहली 63 का मतलब ये एक टर्म है, ये 2 होगी, ये 3 होगी, ये 4, ऐसे। बच्चों पैटर्न देखो 532 532 532, ये तीन तीन नंबर एक जैसे हैं, 532 532 और 532, ये टोटल ऐसे करके 63 टर्म्स है। तो मैंने तीन तीन का ग्रुप बना दिया। तो हर तीन तीन का ग्रुप बना के 63 टर्म्स में कितने ग्रुप बनेंगे पहले आपको ये देखना है, ठीक है। मैं बता दूंगा आपको 532, यहाँ अगली टर्म देखना आप ध्यान से, ये +5 है, ये -5 है, तो 5 और 5 कट जाएंगे। ये -3 है, ये +3 है बच्चों, ये भी कट जाएंगे। ये +2 है और ये क्या है बच्चों -2 है, तो ये +2 और -2 भी कट गए। मतलब आप ये कह रहे हो कि सर ये जो ग्रुप है इसका नाम है ग्रुप 1। इसका नाम क्या है बच्चों, मान लो ग्रुप 1, और इसका नाम है मान लो क्या ग्रुप 2। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की इन सारी टर्म्स को आप ऐड करोगे तो बच्चों आंसर क्या आएगा, इनका एडिशन 0 आएगा ना। यानी कि हर दो दो ग्रुप को मिला के आप ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। ऐसे ही मान लो ये ग्रुप 3 की टर्म्स है, फिर ये ग्रुप 4 की टर्म्स होएगी, तो बताओ इनका आंसर भी क्या होगा 0 होगा क्या। इन दोनों को ऐड करोगे तब भी आंसर क्या आएगा 0। क्यों, क्योंकि एक बार 5 प्लस एक बार माइनस, एक बार -3 एक बार +3, एक बार +2 एक बार -2, ऐसे ऐड करोगे तो क्या आता जाएगा 0 0। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सारी टर्म का आंसर 0 आ जाएगा। आपको कितनी टर्म ऐड करनी है बताओ, 63 टर्म्स ऐड करनी है। कितनी ऐड करनी है बच्चों 63। और कितनी टर्म का सम 0 हो रहा है बताओ, ये कितनी है बोलो 3, और ये कितनी है 3। तो 3 और 3 मिला के बच्चों 3 टर्म्स इस ग्रुप में है और 3 टर्म्स नेक्स्ट ग्रुप में है। तो आप मेरे को बताओ 3 और 3 मिलके कितनी होगी 6 टर्म्स होगी ना। और इन 6 टर्म्स को ऐड करोगे तो इनका आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। इतनी बात मेरी समझ गई क्या। इन 6 टर्म को ऐड करो, इन 3 को और इन 3 को, सबका आंसर क्या आ रहा है 0। तो ऐसे ही नेक्स्ट 6 को ऐड करोगे बच्चों, नेक्स्ट 6 टर्म को ऐड करोगे तब भी आंसर क्या आएगा 0। तो आप बताओ ऐसी 6 करके 63 में ये कितने पेयर आ जाएंगे, मतलब कितने ट्रिपलेट आ जाएंगे, 10 ग्रुप्स आ जाएंगे ना। ये 10 मतलब 6 टर्म का एक ग्रुप मान लो, ये पूरा एक ग्रुप है ना, ये पूरा एक ग्रुप है। तो ऐसे बताओ 6 टर्म के 10 ग्रुप हो गए तो 60 टर्म्स हो गई। 60 टर्म का आंसर क्या आ गया 0, मतलब कि 10 ग्रुप्स में टोटल कितनी टर्म होगी ये 60 होगी ना, ये होगी। लेकिन अपने को तो 63 टर्म्स ऐड करनी है, तो फिर अगली 3 टर्म कौन सी होगी बच्चों, यहीं से फिर रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर क्या होगा 5 - 3 + 2, तो आंसर कितना आ गया 2 + 2 यानी कि 4। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप 63 टर्म्स को जोड़ो। देखो कैसे मैं करके दिखाता हूँ आपको। पहले क्या था 5, फिर -3, फिर +2, ये हो गया। ये 3 टर्म है, एक नहीं है, ये 3 है, ठीक है। फिर नेक्स्ट कौन सी टर्म है -5 + 3 -2, 3 टर्म ये होगी। फिर नेक्स्ट 3 टर्म और लिखो 5 - 3 + 2, 3 टर्म लिख दी। फिर नेक्स्ट 3 टर्म और लिखो -5 + 3 -2 लिख दी। फिर नेक्स्ट 3 टर्म और लिखो ऐसे +5 - 3 + 2। फिर नेक्स्ट 3 टर्म और लिखो यानी -5 + 3 और -2, ऐसे लिखते जाओ। तो ये कितनी टर्म होगी 3, ये कितनी होगी 3, 3 3 टर्म है। बट इन 6 टर्म को ऐड करोगे तो आप मेरे को बता दो इन 6 टर्म का जो सम है ना वो कितना है 0 है क्या। ऐसे इन 6 टर्म को ऐड करोगे तो इनका सम भी क्या है बच्चों 0 है ना। इन 6 टर्म को ऐड करोगे इनका सम भी क्या है 0। तो आप ये बताओ मेरे को इन 6 टर्म के कितने ग्रुप बन गए, मतलब 63 टर्म करनी है पूरी है ना। ये 6 होगी, ये 6 होगी, ये 6 होगी। तो बच्चों इन 6 टर्म्स प्लस 6 टर्म्स, इन 6 टर्म्स के कितने ग्रुप बनाओ बच्चों बताओ, 10 ग्रुप बना लो। क्योंकि 10 6 जा कितना होता है 60, मतलब 60 टर्म पूरी हो जाएगी है ना, 60 टर्म्स पूरी हो जाएगी ऐसे करके। लेकिन इन सब का सम तो कितना आएगा 0 आएगा ना, इन सब का सम तो कितना आएगा 0। तो आप कहोगे सर 10 ग्रुप यानी कि 60 टर्म पूरी होगी और सम क्या आ गया 0। फिर जो 60 टर्म पूरी होने के बाद 61st टर्म आएगी तो फिर 61st टर्म बोलो
और 62nd टर्म बोलो और 63rd टर्म बोलो, क्या आएगी? वो यहीं से स्टार्ट हो जाएगी ना वापस। 5 - 3 2। अब इन तीनों को बच्चों ऐड करोगे तो इनका आंसर कितना आएगा? 4 आएगा। यही आपसे पूछा है ना कि 63 टर्म को ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा। ऐसे कुछ भी पूछ सकता है। 64 को ऐड करने के लिए पूछ लेता। अगर मान लो इसी सीरीज की 64 टर्म का सम आपसे पूछा जाता तो पता है कितना आता? 5 - 3 + 2। और इससे नेक्स्ट क्या है? -5। तो ये 5 - 5 कट जाएंगे, -3 + 2, आंसर कितना आता? -1। तो आपको पैटर्न को समझना है, क्वेश्चन को रटना नहीं है, ठीक है। कितनी टर्म को ऐड करने के लिए कहा गया है, आपसे कितनी भी टर्म ऐड करवा सकता है, आपको इस तरीके से सोचना है। अब ये क्वेश्चन देखो 52, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ क्या होता है। देखो, अगर कभी भी आपको गिवन हो कि x एक पॉजिटिव नंबर है, x कैसा नंबर है बच्चों? एक पॉजिटिव नंबर है, x एक पॉजिटिव नंबर है, तो क्या होता है? अगर x एक पॉजिटिव नंबर है एंड x + 1/x की वैल्यू कितनी है बच्चों? 2। अगर x एक पॉजिटिव नंबर है और x और 1/x यानी कि एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल, उसका सम अगर 2 है, तो x की वैल्यू क्या होगी? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ और आप इसको सोल्व करो, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो करें सोल्व, और फिर मैं आपको इसका डायरेक्ट शॉर्टकट बताऊंगा। ये 2 है, x निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? इसका एलसीएम लेना पड़ेगा और इक्वेशन बनाओ। x² + 1 = 2। तो ये क्या आ गया? x² + 1 = 2x, या इस 2x को इधर ले आओ, x² - 2x + 1 = 0 हो गया। और बच्चों ये आपको पता है क्या, ये किसका स्क्वायर होता है? x - 1 का स्क्वायर होता है ना। x - 1 का स्क्वायर 0, या x - 1 क्या हो गया? 0। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 1 आ गई, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको, अगर कभी भी ऐसा लिखा आ जाए कि x एक नंबर है पॉजिटिव और x और 1/x का सम 2 है, तो x की वैल्यू कितनी होगी? 1। सिर्फ a की वैल्यू पॉसिबल है 1, क्योंकि 1 + 1/1 करोगे ना तभी 2 आएगा, अदरवाइज आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो यानी कि रिजल्ट क्या हो गया? बस इस रिजल्ट को आप याद रख लो। अगर कहीं पे भी आपको x प्लस ये पॉजिटिव भी ना देता ना, अगर ये पॉजिटिव वाली लाइन हटा भी दो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव नंबर करोगे तो आंसर आएगा ही नहीं। अगर ये वैल्यू 2 है तो आप तुरंत लिख देना कि x की वैल्यू कितनी होगी? 1, ठीक है। बस मैंने आपको इक्वेशन सोल्व करके दिखा दी कि ऐसा क्यों होता है, आप समझ गए। अब मैं आपसे, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, अब क्वेश्चन नंबर 1 में ये हटा देता हूँ मैं, बस ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 लिखता हूँ मैं कि अगर x + 1/x का आंसर बच्चों -2 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बस ये दो क्वेश्चन आप याद रखना मेरे कहने से। अगर इनका दोनों का सम 2 है तो आंसर x का कितना होगा? 1। और अगर -2 है तो x की वैल्यू कितनी होगी? -1। लेकिन मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है। करें सोल्व। x + 1/x कितना है बच्चों? -2। एलसीएम ले ले, x एलसीएम लो तो क्या आ गया? x² + 1 = -2। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x² + 1 = क्या आ गया? -2x। इस -2x को इधर शिफ्ट करो, ये +2x हो जाएगा। ये किसका स्क्वायर बन रहा है बताओ? x + 1 का स्क्वायर है ना। x + 1 का स्क्वायर बच्चों क्या आ गया? 0। तो x + 1 क्या आ गया? 0। x की वैल्यू कितनी आ गई बोलो? -1। और वही मैंने आपको बताया था ना। लेकिन अब आप इन रिजल्ट को क्या करोगे? याद करोगे। सेकंड रिजल्ट क्या याद करोगे? ये बॉक्स आप अपनी नोटबुक में बना लेना और ये दोनों बॉक्स आपको याद रखने, ठीक है। क्या? अगर x + 1/x का आंसर आपको -2 दे रखा हो तो x की वैल्यू कितनी लिखोगे आप बोलो? -1। याद रह जाएगी, 2 दे रखा है तो 2 का हाफ कर देना 1, -2 दे रखा है तो -2 का हाफ कर देना -1, ठीक है। ये हो जाएगा याद आपको। अब एक कॉन्सेप्ट तो ये, कॉन्सेप्ट नंबर 2, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ मैं बिल्कुल डिटेल में। -1 की पावर 10 करते हो तो आंसर कितना आएगा? 1। लेकिन -1 की पावर 5 करोगे तो आंसर कितना आएगा? -1। -1 की पावर 100 करोगे तो क्या आएगा? 1। और -1 की पावर 75 करोगे तो कितना आएगा? -1। यानी मैं क्या कह रहा हूँ, अगर -1 की पावर कोई इवन पावर करोगे आप, है ना, तो आंसर +1 आएगा। और अगर -1 की पावर ओड पावर करोगे तो आंसर -1। यानी -1 को देखो 3 बार मल्टीप्लाई करो, ओड टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा? -1। और 4 बार मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा? +1 आ जाएगा। नॉर्मल सी बात है। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या गिवन है आपको। x + 1/x की वैल्यू कितनी है बोलो बच्चों? -2 है। तो आप मेरे को इतनी सी बात पढ़ के क्या ये बता सकते हो क्या कि x -1 होगा? मैंने अभी प्रूव करके दिखाया था कि अगर माइनस यहाँ पे जो नंबर दे रखा है ना उसका क्या कर दो? हाफ। बट दो ही नंबर दिए होंगे, या तो 2 और या फिर कितना गिवन होगा? -2, उसका हाफ कर देना, ठीक है। ये हो गया। देन
द वैल्यू ऑफ दिस, आपको इसकी वैल्यू बतानी है, वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, n क्या है बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर है। तो आप ध्यान से देखो, ये जो पावर है ना, पावर ये इवन है कि ओड है, ये कैसे पता करोगे बताओ। 2n+1 कैसा नंबर है, n कैसा है, एक पॉजिटिव इंटीजर है ना, तो आप n को कुछ भी मान लो, पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर, n को क्या मान लो 1, तो बोलो ये क्या होगी 2 × 1 + 1 3 होगी। और 3 कैसे नंबर है, ओड, कुछ भी मान लो आप, n को 2 मानोगे तो 2 2 4 + 1 5, वो भी क्या आएगा ओड। n को 10 मानोगे 10 2 20 20 + 1 21, वो भी क्या आएगा ओड। यानी ये पावर हमेशा क्या है बच्चों, ओड है। ये भी पावर क्या है, ओड, और ये वाली पावर भी क्या है, ओड। तो बताओ आप मेरे को आंसर क्या आ गया फिर, -1, x को -1 पुट करो, और -1 की पावर क्या है, ओड, कितनी भी लिख दो, 3 लिख दो, है ना, ओड लिखना है आपको, प्लस 1/-1, और -1 की पावर क्या है, ओड। अब बोलो -1 की पावर 3 क्या होता है, -1, और -1 की पावर 3 क्या होता है, -1। तो ये क्या आ गया, -1 इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, -2। -2 इस क्वेश्चन का आंसर है। बस मैंने आपको क्या है, दो रिजल्ट बताए कि x + 1/x की वैल्यू -2 हो तो x कितना होगा, -1, और फिर -1 की अगर ओड पावर करोगे तो आंसर कितना आएगा, -1। तो ये भी -1 और ये भी -1, तो आंसर कितना आ गया, -2 आ गया। बस अब दोबारा आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे, देखोगे, सुनोगे इस 5 मिनट के लेक्चर को, तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ये हो गया कॉन्सेप्ट। अब इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, क्योंकि सिर्फ इसी एक क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा। और क्वेश्चन देखो, लेट कर लो x + 1/x बच्चों है -2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 100 + 1/x की पावर 303। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। बताओ आंसर क्या होगा। अगर ये -2 है तो इसका मतलब x कितना होगा बच्चों, -1 होगा, ये तो अभी मैंने आपको बताया था। अब आंसर क्या होगा बोलो, -1 की पावर 100 प्लस 1/-1 की पावर 303। -1 की पावर इवन है तो 1 आएगा आंसर, और -1 की पावर ओड है तो -1 आएगा। 1 + -1 आंसर क्या आ गया, 0, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि इसका आंसर क्या आएगा, 0। एक पावर इवन हो, एक ओड हो तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, इन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को नोटबुक में नोट कर लेना। अगर आपको गिवन हो कि x + 1/x = 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 2000 और प्लस x की 1/x की पावर 19। तो आप मेरे को बस ये बता दो कि अगर ऐसा गिवन हो तो इसका मतलब क्या होता है, x क्या होगा 1, और x 1 है तो आंसर क्या आएगा 1 की पावर 2000 और प्लस 1/1 की पावर 19। अब इवन ऑड मत सोचना, क्योंकि 1 को तो कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो 1 ही होगा, -1 तो आ ही नहीं सकता, 1 + 1। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, हमेशा बच्चों 2 आएगा, ठीक है। हो गया क्वेश्चन सोल्व। अब ये कॉन्सेप्ट देखो, ये बोलता है कि ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाए पूरा पूरा, इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9, देन द डिजिट इन प्लेस ऑफ स्टार। तो स्टार की जगह क्या लिखना चाहिए। आप एक बात बताओ, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। मैं कहता हूँ अगर एक बड़ा सारा मैं नंबर लिख दूँ 1 2 3 4 5 6 7 0 3 4 और 6, और ये नंबर चेक करना हो कि ये 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो क्या रूल होता है बताओ। 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, इन सारे डिजिट्स को ऐड कर लो, है ना, इन सारे डिजिट को क्या करो बच्चों, ऐड। बताओ क्या होगा, 1 + 2 3, यानी इन सारे डिजिट को ऐसे ऐड कर लो। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल सिखा रहा हूँ मैं आपको, +3 +4 +6 क्या आ गया देखो, 6 10 15 21 28 32 35 41, ये क्या आ गया 41। अगर ये 41 बच्चों, अगर ये 41 9 से डिवाइड होता है ना, तो ये पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। अगर ये 41 नहीं होता तो ये पूरा नंबर भी नहीं होगा। बताओ ये नहीं होता ना, 9 से डिवाइड, नोट डिविजिबल बाय 9। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो नंबर है ना 1 2 3 4 5 6 7 0 3 4 6, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 9, ठीक है। ये रूल होता है 9 की डिविजिबिलिटी का। ऐसे अगर 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी हो तो फिर इन जो सम ऑफ डिजिट आया है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। और 9 से करना हो तो 9 से, बस ये दो के लिए होता है, 9 और 3 के लिए, सभी के लिए नहीं होता। सभी नंबर्स के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट अलग अलग होता है, ठीक है। अब बोलो इन सब का सम निकालो। देखो 5 4 3 2, इस स्टार की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, x, और 7, इनका सभी का सम बताना मेरे को, सम ऑफ डिजिट्स। डिजिट क्या होते हैं मैथ में, कितने डिजिट होते हैं 10, 1 से लेके 9 तक, 0 से लेके 9 तक, है ना। मैथ में बच्चों ये 10 डिजिट होते हैं। इन 10 में से कहता है स्टार की जगह क्या है कि ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाए। इनका सम निकालना, 5 + 4 + 3 + 2 + x + 7, 5 और 2 4 9, 9 कितना 12 14 21, 21 प्लस में x, ये आ गया। अब आप मेरे को बता सकते हो क्या कि x की जगह आप क्या लिखो कि वो 21 में ऐड करने पे 9 से डिवाइड हो जाए,
ऑप्शन देख लो, 0 पुट करोगे क्या, 21 प्लस 0 तो 21 होता है, 21 तो 9 से डिवाइड नहीं होता, 1 करोगे तो 22 हो जाएगा, 9 करोगे तो 30 हो जाएगा, 6 करोगे बच्चों, पुट x को 6 पुट करना, देखना 21 प्लस 6 27, और 27 तो 9 से डिवाइड होता है ना, विच इज, इतने छोटे छोटे नंबर होते हैं ना तो बहुत आसानी से आप चेक कर सकते हो 9, तो यानी x की जगह क्या पुट किया मैंने, 6 पुट करने से अपना जो ये आंसर है ये पूरा का पूरा 9 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 54th क्वेश्चन देखो, इस सीरीज का आपको सम निकालना है, बहुत बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। ये कितने नंबर है, क्या लिखा हुआ है, देखो 1 + 2 + 3 ये करके 50 तक लिखे हुए हैं ना, फिर उल्टी सीरीज स्टार्ट होगी, फिर 49 48 एक एक कम होगी, यहाँ तक लिखे हुए हैं। तो आप मेरे को ये बता दो, एक सीरीज, इसको मैं सीरीज नंबर 1 नाम देता हूँ, सीरीज नंबर 1, और दूसरी जो उल्टी लिखी हुई है उसको मैं सीरीज नंबर 2 नाम देता हूँ, ठीक है। सीरीज 1 क्या है बोलो, सीरीज 1 है 1 + 2 + 3 अप टू कहाँ तक बच्चों एडिशन है, 50 तक। सीरीज 2 क्या है, 49 48 ये 1 तक। तो बताओ मैं इसको उल्टा करके लिख दूँ क्या, ऐसा लिख दूँ क्या, 1 + 2 + 3 अप टू 49, एक ही तो बात है। अगर किसी बच्चे ने लिख रखा है 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और मैंने इसको ऐसे लिख दिया 5 + 4 + 3 + 2 + 1, तो एक ही बात है ना, यानी कि ये 1 से लेके 49 तक ऐड कर रखे हैं ना, मैंने इसको 1 से 49 तक ऐसे लिख दिया। अब आपको इन दोनों का अलग अलग सम निकाल के और फिर इकट्ठे को ऐड कर देना। अब आपको एक रूल पता होना चाहिए कि 1 + 2 + 3 अप टू n, ये एपी है, और एपी में इन टर्म का सम कितना होता है, n × n + 1/2। डायरेक्ट मैंने तरीका बताया मैंने आपको, इन सभी नंबर का सम कितना होता है बच्चों, n × n + 1/2। n मतलब ये कितनी टर्म है ना, लास्ट टर्म क्या है, तो इनका सम कितना होगा बोलो, n × n + 1/2, और n की वैल्यू कितनी है बच्चों, 50 है ना, क्योंकि ये 50 टर्म है, तो 50 × 51/2, डिवाइड नहीं करना, बस इतना छोड़ लो एक बार, ठीक है। अच्छा, इनका सम कितना होगा फिर बोलो, ये भी n × n + 1/2 ही होता है, बस n को कितना पुट करो इसमें, 49, अब की बार 49 तक ऐड करना है, ठीक है। तो कितना होगा बोलो, 49 लिखोगे तो 49 × 49 + 1 यानी कि 50 डिवाइड बाय क्या आ गया, 2, ये आ गया दोनों का सम। अब बच्चों अपना जो फाइनल आंसर है, जो अपना फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, इन दोनों का सम होगा ना, यानी कि 50 × 51/2 और प्लस 49 × 50/2, यही तो होगा। दोनों में से कॉमन ले लो, देखो एक तो 50 कॉमन आ रहा है ऊपर से, एक बच्चों नीचे से 2 कॉमन आ रहा है ना, तो अंदर क्या बच गया, यहाँ से 51 और यहाँ से 49, 50/2 होता है 25, 51 + 49 होता है 100, 25 × 100 होता है 2500। तो ये इस क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता तो आप क्या करो, इसको 25 से काट के 49 से मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दो, इसका आंसर लिख दो, दोनों को फिर क्या कर लेना, ऐड कर लेना, बस वो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, थोड़ी लेंथी हो जाएगी।